वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। एंटेंगल स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। कैसे चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी? चलिए, तो केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को कंप्लीट चैप्टर वाइज एक सीरीज शुरू करूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन के लिए काफी मददगार होगी, जिसमें मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा उसमें सबसे पहले हम कंटेंट पढ़ेंगे जो शॉर्ट में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो होने वाली है ये वीडियो कंप्लीटली एनसीईआरटी पर बेस्ड होगी। केवल एनसीईआरटी के टॉपिक्स में कवर करूंगा, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का टॉपिक्स कवर नहीं होंगे, ओनली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसके टॉपिक्स पढ़ेंगे, कंटेंट पढ़ेंगे, और कंटेंट पढ़ने के साथ साथ फिर इसके बाद हम लोग इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चंस के साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो पहले कुछ सैंपल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इस सीरीज में हर चैप्टर की लगभग 3 या 4 वीडियोस बनेंगी। मैंने शुरुआत किया है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने से पहले अगर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी हुई है, जो बुक नंबर 1 सीबीएसई के अंदर चैप्टर नंबर 9 है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, मेरा सुझाव आप लोगों के लिए यह है कि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने से पहले आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होंगी जो मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बिना अधूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डी और एफ ब्लॉक की इस जर्नी को। सबसे पहली चीज, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, आपको पता होगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट या पी ब्लॉक एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो ये ब्लॉक किस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ब्लॉक को क्लासिफाई करने का तरीका है, आपको पता होना चाहिए सबसे पहली चीज कि ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट, किसी एलिमेंट के ब्लॉक को कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त अगर कोई इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो जिस सबशेल में एंटर ले रहा है तो वो एलिमेंट उस ब्लॉक का ही सदस्य होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंट्री ले रहा है? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री ले रहा है वो एस सबशेल में ले रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। एस ब्लॉक का एलिमेंट। डी और एफ ब्लॉक को पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज तो हमें पता होनी चाहिए कि ब्लॉक क्या है। ब्लॉक का मतलब सीधी सीधी बात है कि किसी एलिमेंट का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंटर ले रहा है, जिस सबशेल में एंट्री ले रहा है, उस सबशेल का उस ब्लॉक का मेंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कैल्शियम की, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 20। अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। तो आप देख रहे हैं कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का कहां एंट्री ले रहा है? एस ब्लॉक में, एस सबशेल में। इसलिए कैल्शियम किसका मेंबर है? एस ब्लॉक का। जैसे मैं बात करता हूं सपोज टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 22। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां एंट्री ले रहा है? आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंट्री ले रहा है। इसका मतलब टाइटेनियम कौन से ब्लॉक का मेंबर है? टाइटेनियम डी ब्लॉक का मेंबर है।
मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख भी सकते हैं। तो मैंने आपको पहली चीज क्या बताई कि ब्लॉक कैसे डिसाइड करेंगे। तो एक लाइन बस हिंदी में लिख लेंगे। मैं इंग्लिश की वीडियोस जिन बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती है उनके लिए सेपरेटली एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें कंप्लीटली हम लोग थोरली इंग्लिश में लिखेंगे, है ना। तो मैं इसमें क्या बोल रहा हूं, सिंपल सोबर एक बात कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम या लिखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंट्री लेगा वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का होगा। उसी ब्लॉक का होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे एलिमेंट्स के ऊपर, डी सबशेल के ऊपर। सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो डी सबशेल है, डी ब्लॉक की जो एलिमेंट्स है, आप देख पा रहे होंगे डी ब्लॉक की जो एलिमेंट्स है ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है, इनके ठीक बीच में रहता है। ये जो स्क्वायर इसमें लगा हुआ है थोड़ा सा ये गलत लग गया है, ये स्क्वायर एक्चुअल में यहां तक है, तो ये स्क्वायर यहां तक लगेगा, आप देख पा रहे होंगे यहां तक। तो स्कैंडियम आपको क्लास 12th की अगर मैं बात करूं तो क्लास 12th में वैसे तो देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज तीनों सीरीज आपके सिलेबस में है। लेकिन याद करने की दृष्टि से अगर मैं कहूं, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जेईई मेंस और नीट के अंदर केवल पहली ट्रांजिशन सीरीज आपके सामने आपको याद होनी चाहिए एटलीस्ट कि उसकी प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में है। पहले ट्रांजिशन सीरीज क्या होगी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। इसके बाद इट्रियम, जर्कोनियम वाली जो सीरीज है वो भी याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके जो प्रॉपर्टीज है वो हायर स्टडीज में है, हायर क्लासेस में है। तो चलिए अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, देखिए ये बहुत सिंपल एंड सोबर चैप्टर है, बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है। और क्योंकि अब मैं इसको एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज बना रहा हूं तो यहां पे मैं केवल टू द पॉइंट एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट ही लूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जब हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तो व्हेन डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट एंटर्स इन डी सबशेल, एलिमेंट इज सेड टू बी अ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो मैंने आपको यही बात बोली कि कोई भी एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक का होगा वो एलिमेंट उसी कोई जिसका किसी भी एलिमेंट में आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंट्री लेगा वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का होगा। तो अगर मैं डी ब्लॉक के बारे में बात कर रहा हूं इट मींस कि जो डी ब्लॉक के मेंबर्स हैं उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां एंट्री लेगा, डी सबशेल में लेगा। ये पहली प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइंग इन द मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये भी आपको पता ही है, जैसे कि मैंने यहां पे दिखाया आप लोगों को, क्या दिखाया था, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। देखिए मैं आपको पहले डी ब्लॉक के बारे में चर्चा करूंगा, इसके बाद डी ब्लॉक की एक या दो वीडियोस या तीन वीडियोस जितनी भी बननी होंगी बनेंगी, उसके बाद हम लोग एफ ब्लॉक के बारे में सेपरेटली चर्चा करेंगे। तो अभी मैं जो आज चर्चा कर रहा हूं केवल डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करूंगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। तो यही चीज यहां बोली गई है कि द डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइंग इन द मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिलोंगिंग टू द ग्रुप्स 3 to 12, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक है, क्योंकि 1 और 2 क्या है, एस ब्लॉक है
और 13 से लेकर के और 18 तक ये p ब्लॉक के अंदर आता है। तो belonging to the group 3 to 12 in which the d orbitals are progressively filled in each of the 4 long periods are known as transition elements। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को बोलेंगे, डी ब्लॉक के उन एलिमेंट्स को बोलेंगे जिन एलिमेंट्स के अंदर डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा। All those elements of D block in which D subshell is incompletely filled is called या are called transition elements। इसमें 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। 3 एलिमेंट ऐसे हैं, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इन 3 एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलेंगे? कारण स्पष्ट है। मैंने क्या बोला कि वो एलिमेंट्स डी ब्लॉक के जिनमें ट्रांजिशन एलिमेंट, वो डी ब्लॉक के वो एलिमेंट्स जिनमें डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल रहे हैं। इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि इसके अंदर डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है। आगे मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने यहां पे एक पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 2 वो क्या है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो एस और पी के बीच में है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो ये स्लाइड्स हैं, जो ये नोट्स हैं, ये आपको कमेंट्स जो हमारा डिस्क्रिप्शन सेक्शन होगा उसके अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर एन एलिमेंट टू बी अ ट्रांजिशन एलिमेंट। वही बात जो मैंने इससे पहले आपको बोली कि एक एलिमेंट के ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए सबसे मेन बात है वो ये है कि डी सबशेल उसका इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो वो क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं जिंक की, तो अगर जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। तो जिंक के जो आखिरी डी सबशेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। डी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो क्योंकि डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसमें भी कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब जिंक क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब जैसे मैं बात करता हूं सपोज स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम में क्या है? स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, जिंक का कितना होता है? 30। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। तो आप देख पा रहे हैं डी सबशेल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पे डी सबशेल के अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। इट मींस डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है। और अगर डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो स्कैंडियम इज द पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मैं इस तरह से भी दिखा सकता हूं, अगर आप कहें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास एक पूरा सेट है। इस सेट के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इस डी ब्लॉक के अंदर एक छोटा सेट है, इसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, लेकिन इस ट्रांजिशन एलिमेंट का पार्ट जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी नहीं है। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी डी ब्लॉक का पार्ट है बट ट्रांजिशन एलिमेंट का पार्ट नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओर। तो चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए, एक तो तरीका मैंने आपको बताया, आपको अफबाउ प्रिंसिपल पता होना चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, इन सब के लिए सीधे सीधे तरीका आप जानते ही हैं।
क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने अहबाउ प्रिंसिपल पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग 1s2 2s2 2p6 इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बट वो टाइम क्या हो जाएगा ना, उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट तरीके से लिखना पड़ेगा। बहुत आसान है, आप देखिए। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूं वो बात फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जो पहली ट्रांजिशन सीरीज है उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूं, बाकी हम लोग बाकियों का भी बता देंगे। तो सबसे पहली चीज हमें देखना पड़ेगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, और आखिरी में मैं जिंक का लिख देता हूं यहां पे। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखिए, ऑब्वियस ही बात है कि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर के जो सबशेल्स हैं, वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे, क्योंकि अंदर के सबशेल जब कंप्लीटली फिल्ड होंगे तभी बाहर के सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंट्री लेगा। तो बाहर के सबशेल क्या क्या है, 3d और 4s। तो मैं बोल रहा हूं 3d, 4s। अच्छा, ये तो सब जगह छाप ही सकते हैं, छापने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 3d, 4s, 3d, 4s, 3d, 4s, बिल्कुल एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। 3d, 4s, 3d, 4s, 3d, 4s। बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसान है। 3d, 4s, 3d, 4s, बहुत आसान है। अब आप जानते हैं कि मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो सबसे पहले मुझे एटॉमिक नंबर चाहिए। तो 21 से लेके 30 तक ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। मैं आपको बोल रहा हूं एटॉमिक नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पहली ट्रांजिशन सीरीज में तो जरूरत पड़ती है, बट सेकंड थर्ड की ट्रांजिशन सीरीज आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, और अगर याद होगी तो बहुत अच्छी बात है। एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर आएगा। कैसे, अभी देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 21, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, है ना। तो हमने कर लेंगे। मैं सिंपल सोबर एक बात कहना चाह रहा हूं यहां पे, कि जो ये बाद में लिखा है, देखो 21 में अगर मैं बात करूं तो 21 में बाद में क्या लिखा है मैंने, 21 में मैंने बाद में 1 लिखा है, 2 उससे पहले लिखा है। तो आप देख पा रहे होंगे इस 21 के अंदर 2 मैंने पहले लिखा, 1 मैंने बाद में लिखा। तो क्या करना, पहले वाले को बाद वाले के ऊपर लिख दीजिए और बाद वाले को पहले वाले के ऊपर। कैसे, 21 है ना, तो ये 1 मैंने बाद में लिखा, इस 1 को डालो कहां, पहले वाले के ऊपर, और 2 को कहां लिखना है, बाद वाले के सिर में। तो क्या लिखेंगे, 21 में 1 कहां आएगा, डी के ऊपर, और 2 कहां आएगा, एस के ऊपर। बहुत आसान है ना। नहीं आया समझ में, फिर देख लो। 22, तो 2 और 2 दोनों ही है, इसमें तो पता नहीं चलेगा, 3d2 और s2। जैसे 23 है, तो 23 में 2 मैंने कहां लिखा, पहले लिखा, तो पहले वाले को बाद वाले के सिर में डाल दो, और बाद वाले को पहले वाले के सिर में डाल दो। 24, अब 24 में आपको पता होगा कि अबव प्रिंसिपल का ये, मैं इसको एक्सेप्शन केस इसलिए नहीं बोलता क्योंकि अबव अपना आप में प्रिंसिपल है, रूल नहीं है। तो मैं नहीं बोलता कि क्रोमियम इज द एक्सेप्शन केस ऑफ अबव प्रिंसिपल, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि अबव प्रिंसिपल क्या है बच्चों, अबव प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल के बारे में आपको पता होगा ये 100% एक्यूरेट होता है। तो क्रोमियम का जो 24 में 3d4 और 4s2 वाला कॉन्फ़िगरेशन है वो अनस्टेबल होता है, पाया तो जाएगा लेकिन अनस्टेबल होता है। 3d5 4s1 ज्यादा स्टेबल है, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। यहां पे 4s1 होता है, 3d5 होगा। अगेन 25 के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो वही है, 25 में पहले वाला बाद वाले के सिर में, बाद वाला पहले वाले के सिर में। तो क्या होगा, 3d5 4s2,
फिर 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2। कॉपर के बारे में आपको पता ही होगा, आप जानते ही हैं, बोलने की जरूरत है नहीं, क्लास 12th के इंटेलिजेंट पर्सन आप लोग। उसके बाद 30 के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, 3d10 4s2। तो मेरी एक ही लाइन है जो मैं आपको कहना चाहता हूं यहां पे, वो ये है, अगर डी सबशेल को हमें लिखना है तो बस आप एक ही लाइन लिखना, पहले वाला बाद वाले के सिर में, बाद वाला पहले वाले के सिर में, है ना, दिख रहा है ना, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब एक चीज और, अगर हम किसी ग्रुप में, देखिए ये पहली जो वीडियो है ना, इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है कि लग रहा होगा ओवर डीप हम लोग जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान को, बहुत नॉर्मल, जो सब्जी बेचने वाला इंसान भी है, उसको भी समझ में आना चाहिए। टिपिकल लैंग्वेज के मैं पक्ष में कभी नहीं रहता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आसान से आसान भाषा में आपको समझाया जा सके। एक कॉमन पर्सन को जब केमिस्ट्री समझ में आएगी, मेरा लक्ष्य है कि एक कॉमन इंसान को समझ में आना चाहिए, बट ऑब्वियसली केमिस्ट को तो समझ में आएगी ही आएगी, है ना। तो चलिए, एक तो बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा, अब अगर मैं बात करूं कि अन्य ग्रुप का या अन्य एलिमेंट्स को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए एक और चीज हमें यहां पे देखनी पड़ेगी। अगर मुझे लिखना हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अदर एलिमेंट्स, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर अलोंग द ग्रुप हम चलते हैं, ऊपर से नीचे अलोंग द ग्रुप चलते हैं, तो वहां पे क्या होगा जरा देखेंगे। मैं पहले एस ब्लॉक का एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, फिर हम लोग बाकी की बात करेंगे। देखो बहुत आसान है। अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना। अगर मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1s1। आप जानते होंगे 1, 3, 11, 19, है ना, 19 और 18 37। तो अगर मुझे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 1s2, 2s1। अगर मुझे सोडियम का लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अगर मैं पोटेशियम का, इधर लिख देते हैं, अगर मुझे पोटेशियम का लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। 3s2, 3p6, 4s1। तो अगर आप यहां पे देख पाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, तो आप देखिए इसके आउटरमोस्ट शेल में क्या है, 1s1, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2s1, इसके आउटरमोस्ट शेल में 3s1, इसके आउटरमोस्ट शेल में 4s1। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो नीचे वाला पोर्शन है ना, उसको बढ़ाते जाओ, बहुत आसान है। अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो नीचे वाला है उसको बढ़ाते जाओ। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैंने क्यों बताया, फॉर एग्जाम्पल मुझे जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है। जिंक के नीचे क्या आता है, कैडमियम, और कैडमियम के नीचे क्या है, मर्क्यूरी। मुझे जिंक का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर तो पता है, पर मर्क्यूरी और कैडमियम का नहीं पता, जो कि अक्सर क्लास 12 के बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर ऐसे केस में मुझे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, बेहद सिंपल है। जिंक का क्या होता है आप सब जानते ही हैं, 3d10 4s2। तो अब आप क्या कर दो, कैडमियम का लिखना है ना, नीचे की तरफ चाहो तो नीचे वाले को बढ़ा दो। देखो इसमें नीचे क्या लिखा है, 3 या 10, ऑब्वियसली हमने 3 को नीचे लिखा है ना, तो 3 वाले को बढ़ा दो, क्या आएगा, 4,
D10, ऊपर वाला सेम रहेगा, 4 की प्लेस पे क्या लिख दोगे 5s2, है ना, सिंपल। ऊपर से नीचे आएंगे, देखो मेरी लाइन सिंपल है, नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे वाला वेरी करेगा, ऊपर की तरफ जाओगे तो ऊपर वाला वेरी करेगा। तो मैंने अलोंग द पीरियड अभी आपको नहीं बताया, अलोंग द ग्रुप बता दिया। तो अलोंग द ग्रुप पे क्या है, 3 4, नीचे क्या आएगा 5, 5D 10 और 6s2, सिंपल आंसर आ गया ना। क्योंकि हमारा काम तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट बनाना हो, एक्साइटेड स्टेट बनाना हो, इस सब काम में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साथ देगा ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अभी थोड़ा सा और आगे चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कॉपर है, कॉपर के नीचे क्या आता है, सिल्वर है, सिल्वर के नीचे क्या है, गोल्ड है। तो कॉपर का क्या होता है 3D10 4s2, 3 के नीचे क्या आएगा 4, तो 4D10 5s2, फिर क्या होगा 5D10 6s2। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। हमेशा मेरी एक लाइन है कि इसके पीरियड टेबल में अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो नीचे वाला वेरी करेगा, और लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ को चलेंगे तो ऊपर वाला वेरी करेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। और डी सबशेल के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखना है ये मैं आपको समझा चुका हूं। बहुत सिंपल है, अंदर वाले को डाइजेस्ट करके लिख दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अंदर वाला क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा, और बाहर वाले का मैंने तरीका आपको बता चुका हूं। अब देखिए सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, आप जानते हैं जो पहली वाली सीरीज है, जो पहला वाला ग्रुप है, मैं इसमें आपको दिखा भी देता हूं पीरियोडिक टेबल में। ये जो पीरियोडिक टेबल में आपको दिख रहा होगा, इसमें जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसका नाम है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसका कि मैंने आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, क्रोमियम मैग्नीज आयरन, कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक। इसके बाद जो दूसरी वाली सीरीज है इट्रियम जर्कोनियम नियोबियम, है ना, तो इसका मोलिब्डेनम, ये वाली जो सीरीज है टेक्नीशियम वाली, रुथेनियम रोडियम, ये वाली जो सीरीज है, इस सीरीज में इसको बोलते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। और इसके बाद जो नीचे वाली जो सीरीज है, ये हमारे पास कौन सी सीरीज है, ये वाली जो सीरीज है इसको बोलेंगे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। और इसके नीचे वाली जो सीरीज है इसे बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो ये आपको समझ में आया होगा। हम बात कर रहे थे डी ब्लॉक के बारे में, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता चुका हूं। तो देयर आर मेनली 3 सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। आप बताइए 3D सीरीज, पहले वाली सीरीज का नाम क्या है 3D सीरीज। क्यों बोलेंगे 3D सीरीज भाई, क्योंकि इसमें डी सबशेल ये वाला पार्टिसिपेट कर रहा है ना, इस वाले को 4D सीरीज और इसको बाद वाले को 5D सीरीज। अच्छा एक बात और बताऊं, बहुत कमाल की बात है, कमाल की बात तो खैर क्या, अगर उसको जनरली लिखना है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, जनरल फॉर्म में अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो क्या लिखूंगा, प्लीज बताइए। अगर जनरल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, बहुत सिंपल है। देखिए मैं आपको स्कैंडियम का लिख के दिखाता हूं। स्कैंडियम का क्या होगा, स्कैंडियम का अंदर चाहे जो भी हो 21 है ना, 21 सब जानते हैं, तो मैं पहले लिखूंगा 3D फिर लिखूंगा 4s, बहुत सिंपल है। और क्या करूंगा, मैं जो पहले वाला है उसको बाद वाले के सिर में लिखूंगा और बाद वाला को पहले वाले के सिर में लिखूंगा, है ना, बहुत सिंपल है। ऐसी अगर मैं टाइटेनियम के बारे में बात करूंगा तो 22 3D2 4s2। देखो एक पहला वाला जो टॉपिक है इसको थोड़ा बेसिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना पड़ेगा, इसके आधार पे सारी प्रॉपर्टीज फटाफट हो जाएंगी। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा, लेकिन आपको पूरा एंड तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने क्या बोला, 22 टाइटेनियम है, 3D2 और 4s2। इसके बाद अगर मैं क्रोमियम के बारे में बात करूं तो 24 होता है, 3D5 4s
1। तो आप देख रहे होंगे अगर मैं इसको जनरल टर्म में लिखूं तो मैं जनरल टर्म में क्या लिख सकता हूं, मैं अगर इसको जनरल टर्म में लिखना चाहूं तो जो ये 3 है ना, मैं इसको n लिख सकता हूं, n, d तो d रहेगा, एन डी। अच्छा, जो यहां पे आपके सामने आ रहा है 1 2 फिर 3 भी आएगा, किसी में 4 तो नहीं आएगा, 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 नहीं आता, 10 आएगा। तो डी वाले सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 10 तक हो सकते हैं। तो ये वाला सबशेल कौन सा वाला है, थर्ड वाला शेल है। और आगे क्या है, 4 3 4 3 4। तो अगर इसको n लिखूंगा तो आगे वाले को क्या लिखूंगा, n+1। तो मैं क्या बोलूंगा, nd 1 to 10 और ns 1 से लेकर 2 तक, किसी में 1 है किसी में 2 है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखूंगा, अगर मुझसे कोई पूछे इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो वो होगा nd 1 to 10 n+1 s 1 to 2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n के प्लेस पे n-1 लिख दिया, कुछ बुक्स में ऐसा भी आपको मिलेगा। सॉरी, यहां पे ना एक चीज मिस्टेक हो गई है, मैं क्या लिखूंगा इसको n+1 और इसे क्या लिखूंगा s, n+1 s 1 to 2। या तो मैं इसको nd लिखूं, इसको n+1 लिखूं, या इसको अंदर वाले को n-1 लिखूं और बाहर वाले को n लिखूं। इसको ऐसे भी करके लिख सकता हूं मैं कि इसको लिख दिया n-1 d 1 to 10 n s 1 to 2। तो आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। चलिए, तो 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज है, जिसको पहली ट्रांजिशन सीरीज, दूसरी ट्रांजिशन सीरीज और तीसरी ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और अगेन ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, जिसका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। चलिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने आपके सामने पहले इससे जस्ट पहले समझाया। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। एक ही बात है, चाहे n-1 d 1 to 10 लिखिए और n-1 के प्लेस पे n भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वैल्यू समझ जाएंगे। नेक्स्ट, सम ऑफ द exceptions are observed in the electronic configuration due to very little energy difference between n-1 d and ns, जो कि क्रोमियम और कॉपर में होता है। ये क्लास 11 का भी आप जानते होंगे। मैं इसको एक्सेप्शन केस नहीं बोलता हूं, जनरली मैं इसको एक्सेप्शन शब्द नहीं बोलता हूं क्योंकि ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल है। मैं ये बोलता हूं कि क्रोमियम और कॉपर के अंदर जो 3d5 4s1 है, इसके प्लेस पे 3d4 4s2 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पाया जाता है। ऐसा नहीं कि पाया नहीं जाता है, पाया जाता है, लेकिन अनस्टेबल है ना। तो नहीं पाया जाता है, तब अगर नहीं पाया जाता तो हम बोलते हैं कि एक्सेप्शन केस है। इट इज नॉट एग्जैक्टली एक्सेप्शन केस, क्योंकि अगर एक्सेप्शन हो जाएगा तो अबाउ प्रिंसिपल को हमें अबाउ रूल बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी आर रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला n-1 d 10 ns2। ये आपको मैंने बता चुका हूं, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है n-1 d 10 ns2, है ना। तो आप जानते हैं कि जैसे जिंक के केस में क्या होगा, ये मैंने इस तरह से लिखा है n-1 d 10 और ns2। तो अगर मैं जिंक के केस की बात करूं तो जिंक में क्या होगा, जिंक में 3d10 4s2 होता है। जिंक में क्या होगा, 3d10 4s2 होगा। अगर बात करें कैडमियम की और मर्क्यूरी की, मैं आपको पहले बता चुका हूं, कैडमियम में क्या हो जाएगा, 3d के प्लेस पे 4d हो जाएगा और 4s के प्लेस पे 5s हो जाएगा। उसी प्रकार से मर्क्यूरी में और आगे कर सकते हैं। तो ये मैं आपके सामने समझा चुका हूं। नेक्स्ट, अगला है डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज। नियरली ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट मेटेलिक प्रॉपर्टीज। लगभग सभी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो मेटेलिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मेटेलिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि मेटल हार्ड होते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट भी हार्ड होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हार्ड होंगे। और इसकी हार्डनेस का नेचर
हार्डनेस का जो रीजन है जानते हैं वो रीजन क्या है? वो रीजन है मेटल मेटल बॉन्ड। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हार्डनेस का जो नेचर है, रीजन है, वो क्या है? मेटल मेटल बॉन्ड। तो ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्ड, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। केवल हार्ड नहीं, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, मेटलिक पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ये सब कुछ। एक चीज है लेकिन इसका जो एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन केस क्या होगा? जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। क्यों जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी क्यों है? क्योंकि जिंक का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2। जब उसके सबशेल कंप्लीटली फिल्ड हैं तो वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं करेगा, ना तो शेयरिंग करेगा, ना गेन करेगा, ना लूज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी डी में क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है, फुली फिल्ड है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, आप जानते होंगे, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उनको मिलती है। ऐसे ही 4s वाले में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी कितने की है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो दीज एलिमेंट्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल, और अगर वो एक्स्ट्रा स्टेबल है तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेंगे, ना गेन करना पसंद करेंगे, है ना? तो इसलिए इनके अंदर मेटल मेटल बॉन्ड भी नहीं होगा। इसलिए क्या होगा? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी सॉफ्ट होंगे। इवन मर्क्यूरी तो क्या है? लिक्विड स्टेट में है ना? तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यही चीज में लिखा है, नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट मेटेलिक प्रॉपर्टीज, और इसमें जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी का नाम नहीं होगा। बाकी एलिमेंट्स आर वेरी मच हार्ड, हैव लो वोलेटिलिटी, मीन्स वोलेटाइल नहीं है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो हाई होता है। आपको मैंने बता दिया, यही लिखा है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग या मेटल मेटल बॉन्ड, एक ही बात है ना? और आपके सामने लिखा है कि दीज आर स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग एंड दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नाउ व्हाट इज एटमाइजेशन? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए, एटमाइजेशन का मतलब है, एटमाइजेशन की प्रोसेस का मतलब है किसी मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट कर देना। सिंपल से वर्ड, किसी मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट कर देना, इसको बोलते हैं एटमाइजेशन। ऑब्वियसली अगर किसी मॉलिक्यूल को अगर एटम्स में कन्वर्ट करना होगा तो उसके बीच में जो बॉन्ड्स हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, है ना? और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। 1 मोल मॉलिक्यूल को ब्रेक करके उसके एटम्स में कन्वर्ट करना है तो उस एंथैल्पी को, उस एनर्जी को हमें क्या बोलना पड़ेगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलना पड़ेगा। और यहां बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? मेटल मेटल बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली बात है, इनको एटम में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। वही हमने बोला है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है? इनकी बहुत हाई है। नेक्स्ट, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब यहां पे क्या पूछेगा? असर्शन रीजन में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हाई, और रीजन में कुछ भी दे देगा। तो रीजन में अगर उसने मेटल मेटल बॉन्डिंग या मेटलिक बॉन्डिंग बोला है तो आंसर सही है, अदरवाइज असर्शन करेक्ट होगा, रीजन इनकरेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो असर्शन रीजन बेस्ड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उसमें ये पॉइंट्स बड़े काम के हैं। नेक्स्ट फ्रॉम, अब देखिए यहां पे एक नेक्स्ट है टॉपिक एटॉमिक रेडियस का। ये वीडियो शायद काफी लंबी हो गई है, तो इसके बाद के जो प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक रेडियस हो गया, डेंसिटी के बारे में हो गया, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, इनके बारे में जो भी बात हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और डी एफ ब्लॉक की लगभग 4 से 5 वीडियोस बनेंगी और फिर उसमें हम लोग कंप्लीटली करेंगे, जिसमें कि हमें टेक्स्ट भी पढ़ना है, कंटेंट भी करेंगे। कंटेंट के बाद फिर हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? उनके सैंपल पेपर क्वेश्चंस करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। मुझे लगता है कि इतना काफी होगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। कुछ और इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस सीरीज को देखिए कंप्लीटली, मैं पूरी कोर्स को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।